आप लोगों को पिंच करते हैं कि इसको सीरियस लो, ये आसान बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक कैजुअल बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसकी पहली और आखिरी अलामत या तो मौत होती है और या फिर फालिज होता है। ब्लड प्रेशर कोई सिंपल नहीं रखता, कोई अलामत नहीं रखता। अगर आप अलामत का इंतज़ार करेंगे ना, उस वक़्त इसकी तशख़ीस करना या उस वक़्त इसका इलाज करना कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ डैमेज हैज़ बीन डन। तो डॉक्टर साहब पता कैसे लगे? आपके बाप को ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए आपने मशीन खरीदी होती है, लेकिन आपने ये नहीं किया कि अपना भी कभी ब्लड प्रेशर चेक कर ले। घर घर बच्चे को बताइए कि 120/70 होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज। इससे कम है तो बीपी लो है, इससे ज़्यादा है तो बीपी हाई है। अल्लाह करे मेरा 90-60 रहे, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह मियाँ से। किसी सोडे में स्पार्कल वाटर में नमक डाल के दे दिया जाता है, कोई नमकीन चीज़ चाय में थोड़ी सी नमक डाल के पी लो। फालिज हो गया है बगैर ब्लड प्रेशर के भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उनका ब्लड प्रेशर था 120-80 उनके जिस्म के लिए हाई था। अच्छा, बच्चों में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं तो पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि नॉर्मल रेंज जो है, अगर घर पे मशीन पड़ी हुई है तो अब आपकी एडवाइस के बाद लोग कैजुअली रेगुलर चेक करना शुरू कर देंगे, पर बच्चों की रेंज हम कैसे पता करें? पाकिस्तान में मेरी स्टडी है 49 ईयर्स की एज में के बाद हर दूसरे पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर है। बीपी 2-4 दिन नॉर्मल आया, वही नॉर्मल जो हमने कहा कि थोड़ा सा नॉर्मल आया, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देती हूँ। ये नमक है ना, नमक चाहे वो पिंक सॉल्ट है, फलाना सॉल्ट है या चीनी, ब्लैक सॉल्ट ये है, दे आर वाइट पॉइजन। आप कह रहे हैं चीनी जहर है? जहर है, वाइट पॉइजन है, इस पे टैक्स होना चाहिए। हमारे ज़माने में ब्रेस्ट फीड और मदर फीड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, अब हम कन्वीनियंस ढूंढते हैं। आप उसको फार्मूला मिल्क पे लगाते हैं। फार्मूला मिल्क आपके बच्चे के आने वाली नस्लें तबाह करता है। इन हाई ब्लड प्रेशर में कोई इंस्टेंट टिप है कि जिससे आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं? पैरासीटामोल इज़ आवर फेवरेट दवाई, ये एक सॉल्ट का नाम है, लेकिन मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ ये हर घर में, हर बैग में, हर मेडिकल बॉक्स में पड़ी हुई है। इट विल डैमेज योर लिवर एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज योर अदर ऑर्गन्स। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी, और आज के इस पॉडकास्ट में एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है बहुत कैजुअली ट्रीट किया जाता है, बहुत कैजुअली लिया जाता है, और हम उसका डायग्नोसिस भी खुद ही कर रहे होते हैं, उसका इलाज भी खुद ही कर रहे होते हैं, और उसको बड़ी एक आम बीमारी समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि वो एक खामोश कातिल है, एक ऐसी बीमारी जिसमें आप, मैं, बच्चे, बड़े सब मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन उसको ट्रीट कैसे करना है, उस पर बात करनी है या नहीं, उस पर रिसर्च करनी है या नहीं, ये चीज़ जो है इसको आइडेंटिफाई करती है कि हम इसको कितना कैजुअल लेते हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी कैजुअल बीमारी जो कैजुअली मौत का बाइस भी बन जाती है, एक साइलेंट किलर है, और मई का महीना हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं ख़ास तौर पर इस बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आकर इस पर बात करने में बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। और आज हमने जिस बीमारी का मैं जिक्र कर रही हूँ, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। आपका बीपी का जो प्रेशर है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जो डिफ़ाइन करता है आपकी बॉडी की एनर्जी को, आपकी बॉडी की डिफरेंट डिजीज़ को, वो कैसे कंट्रोल रखना है, व्हाट इज़ द नॉर्मल लिमिट, किस तरह से ज़्यादा हो जाए तो कम करना है, कम हो जाए तो ज़्यादा करना है। और इस बारे में एक ऐसे डॉक्टर जो पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा नाम रखते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से रिलेटेड, लेकिन ब्लड प्रेशर पे ख़ास तौर पर, क्योंकि उनके अपने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं जो इस बारे में इतनी बात करते हैं, लोगों को डराते हैं कि मरने से बच जाओ, बेफजूल की कैजुअल बीमारी की मौत पे नहीं मरना, आपने अपने आप को बचा कर रखना है। वो हमने अपने आप को कैसे बचाना है, आज डॉक्टर साहब से इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक ऐसी बीमारी जिसको आपने बहुत सीरियस लिया और आप लोगों को पिंच करते हैं कि इसको सीरियस लो, ये आसान बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक कैजुअल बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। कितना ज़रूरी है इसको कैजुअल पुणे से निकल कर, मैं ज़रा लाहौरी टर्म और पाकिस्तानी टर्म यूज़ कर रही हूँ, कि कैजुअलनेस से निकल कर हमें सीरियसनेस की तरफ जाना है? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पब्लिक है उसमें अवेयरनेस बहुत कम है किसी भी बीमारी की। और जैसे हमारी ज़हन में एक चीज़ अच्छा इनबिल्ट है, समहाउ नॉट इन जीन्स बट एनवायरनमेंट में, वो ये है कि जी कार भी है ना या मोटरसाइकिल है, जब तक वो बिल्कुल ही बंद ना हो जाए ना तो हम उसको नई मैकेनिक के पास ले जाते। प्रिवेंटिवली हम कुछ नहीं करते, यही अपने जिस्म के साथ करते हैं कि हम समझते हैं वी डोंट नीड टू सी ए डॉक्टर, हमें ब्लड प्रेशर क्या चेक कराना है, हमारा तो ये है। और इसलिए इसको उनका एटीट्यूड
बहुत कैजुअल होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये खामोश कातिल है, तो खामोश रहता है ना, तो इसकी अलामात कोई नहीं होती, कोई इसकी बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, ये लोगों का मिसपरसेप्शन है कि हमें कुछ है ही नहीं, वाकई नहीं होता, उनको अलामत कोई नहीं होती। इसकी पहली और आखिरी अलामत या तो मौत होती है, और या फिर फालिज होता है, या उनके हार्ट का अटैक होता है, या गुर्दे फेल हो जाते हैं, या पाँव काट दिए जाते हैं नीलापन की, मतलब ब्लड प्रेशर, या वो अंधे हो चुके होते हैं। ब्लड प्रेशर कोई सिंपल नहीं रखता, कोई अलामत नहीं रखता। एब्सोल्युटली नहीं, कोई। अगर आप अलामात का इंतज़ार करेंगे ना, तो उस वक़्त इसकी तशख़ीस करना या उस वक़्त इसका इलाज करना कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज डैमेज हैज़ बीन डन। फालिज अगर हो गया तो सारी उम्र आप अपाज रहेंगे ना। हार्ट अटैक हो गया, एक स्टेंट डलवा लेंगे, दूसरी नाली बंद हो जाएगी, तीसरी बंद हो जाएगी, पाँव पे खून नहीं जा रहा तो चलने फिरने में मुश्किल है, फिर नीले हो जाएंगे, फिर काटने पड़ेंगे। तो ये एक हकीकतन बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, आउटकम्स हैं ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। पता कैसे लगे? इसलिए बच्चे कि किसी ने यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि किसी ने, किसी भी मुस्तनिद शख्स, ज़रूरी नहीं डॉक्टर, कोई नर्स भी हो सकती है, पैरामेडिकल, उससे कभी गवारा जाके टेस्ट चेक ही कराया कि नहीं। सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर आप चेक तो करा लें, जो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल मशीन है तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए। आपके बाप को ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए आपने मशीन ख़रीदी होती है, लेकिन आपने ये नहीं किया कि अपना भी कभी ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अच्छा, हाँ, देखें, ये तो स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ये नेशनल लेवल की होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। तो आप ये नहीं इंतज़ार करेंगे गवर्नमेंट कराएगी। आपकी लाइफ है, ज़िंदगी अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत है। आपकी बॉडी और मेरी बॉडी अल्लाह ने मुझे अमानत के तौर पे दी है, ये अल्लाह को ही जानी है। कोई ऐसा दुनिया में पैगंबर से लेके, कोई प्राइम मिनिस्टर से लेके, बादशाह से लेके नहीं हुआ जो अल्लाह को नहीं गई वापस बॉडी। तो अल्लाह को वापस जानी है तो उसकी अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए। और ये खोपड़ी में एक दिमाग अल्लाह ने दिया है ना, कि अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आप खुद अपने अच्छा बुरा सोचो और वो करो। और मैं एक चीज़ सिर्फ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने कहा लो और हाई। लो ब्लड प्रेशर दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, ये मिसपरसेप्शन है। औरतें दुपट्टा बांध के ना कहती हैं साਡਾ ब्लड प्रेशर लो हो गया। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हें मुबारक देता हूँ और दुआ मेरे लिए करो कि मेरा भी तुम्हारे जितना लो हो जाए। अच्छा, ये लोअर द बेटर। ब्लड प्रेशर में कोई जे कवर इफेक्ट नहीं है। मसलन कि इस लेवल से मैं नीचे करूँगा ना तो आपको हार्म आएगा, होना नहीं है। जितना आप लो टॉलरेबल कर सकते हैं वो करें। देखें, ब्लड प्रेशर क्या करता है, आपके सर के बालों से लेके आपके पाँव के नाखूनों तक, उंगलियों तक खून की नालियाँ हैं। हाँ जी, ये उनमें जाके इफेक्ट करता है। जब नाली में, पाइप में आप प्रेशर बहुत बढ़ाते जाएंगे तो वो नाली गल जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, फटेगी तो आपके इधर हेमरेज हो जाएगा, कहीं और आँखों के पीछे फटेगी तो हेमरेज हो जाएगा, या कहीं नालियाँ वो इतनी मोटी हो जाती हैं कि बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वेस्कुलर ट्री जो है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनको अगर मैं किसी भी एक फ़र्द के बॉडी का वो ब्लड वेसल के जो अंदर की लाइनिंग है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, टाइलें हैं, वो टाइलें एक ऑर्गन है। अगर उसको मैं डिन्यूड करूं और इस तरह स्प्रेड करूं तो 8 टेनिस कोर्ट्स वो कवर करेगा। अच्छा, इतना बड़ा ऑर्गन है एक आम 50 kg बच्ची या बच्चे का। अच्छा, और वो हज़ारों चीज़ें बनाता है। जब आप उसको डैमेज कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि कहाँ पे वो ब्लड वेसल पहले बंद होती है, दिमाग में, हार्ट में, आँखों में। जी हाँ, वहाँ फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इसलिए जितना उस नाली में प्रेशर कम करेंगे उतनी नाली की उम्र बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी सेहत बढ़ती जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हमें मेडिकल साइंस ने ही समझाया, घर घर बच्चे को बताया कि 120/70 होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज, इससे कम है तो बीपी लो है, इससे ज़्यादा है तो बीपी हाई है। ये हमने बचपन से सुना है। जिनको लो है ना, मैं फिर आपके ज़रिए उनको मुबारकबाद देता हूँ
लो बीपी होना अच्छी बात है। लो होना जितना भी करें, अल्लाह करे मेरा 90-60 रहे, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह मियाँ से। दैट मीन्स कि मेरी वियर एंड टीयर नाली की बहुत कम है। ये जो लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग हो गई, वो एक और चीज़ है, ठीक है, वो तो शॉक की चीज़ है ना, या आपको इन्फेक्शन हुई, सेप्सिस। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में बात करता हूँ कि ये जो औरतें पट्टियाँ बांध लेती हैं ना, क्योंकि हस्बैंड कहीं और मैसेज कर रहा होता है और कहीं और, तो वो फिर अटेंशन सीकिंग, तो वो पट्टियाँ बांध दी हैं, तो अक्सर मेरे पास आते हैं हस्बैंड लेके, तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपसे ज़रा अलहदगी में बात करता हूँ, क्योंकि अटेंशन सीकिंग है तो जी, लेकिन ये लो बीपी आपके लिए अच्छा बीमारी नहीं है और कोई दुनिया में डिफाइंड भी नहीं है। देखें, जब मैं पढ़ रहा था किंग एडवर्ड में, आज से 40 साल पहले, कितने साल, उस वक्त हमें पढ़ाया जाता था कि 140/90 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अच्छा, ठीक है। जब मैं डॉक्टर बन गया, जब बाहर इंग्लैंड वगैरह चला गया, हमें पढ़ाया गया कि 120/80 नॉर्मल है। ठीक है। अब हम, अगर आपको शुगर है साथ, तो शुगर भी नाली डैमेज करती है, तो हम कहते हैं उनका 110/70 होना चाहिए। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, तो जितना बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। और आपको और क्या बीमारी है साथ, अगर आपको और कोई बीमारी भी नहीं है, तो जितना आप लो कर सकेंगे उतने ही मुफीद होगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, इस पे मैं ना खुश हो रही हूँ, अंदर से वो एक होता है। आपका लो है? मेरा बीपी हमेशा लो रहता है। मुबारक, मेरी प्रेगनेंसी दुआ करें कि मेरा भी रहे। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरा 92, 90, बहुत अच्छी बात, और नीचे वाला 60 to 65, बहुत अच्छी बात। लेकिन वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल, वो जब आपको पता लगता है आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो आपको वीकनेस होती है, आप चेक ही नहीं किया करें, चेक ना किया करें तो फिर ठीक रहता है। लेकिन उसमें ना फिर मैं अब जरा सोसाइटी के एक बिहेवियर के ऊपर भी आऊँगी कि एकदम से आपने बीपी चेक किया, वो आप सही कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है जब आपको पता लग जाता है, तो आप एकदम से डाउन हो जाते हैं। फिर आपको क्या किया जाता है, किसी सोडे में, स्पार्कल वाटर में नमक डाल के दे दिया जाता है, कोई नमकीन चीज़, चाय में थोड़ी सी नमक डाल के पी लो। बिल्कुल गलत किया। आपकी बॉडी एडजस्ट कर, देखें मैं आपको बताता हूँ, फालिज है, ठीक है ना, ये मेरी स्टडी है, जी पब्लिश्ड है, आप गूगल करके मेरे नाम से देख सकते हैं। सपोज़ 100 बंदे को फालिज होता है, उनमें से 30 से 40 को ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, बाकियों को ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता। लेकिन फालिज हो गया है बगैर ब्लड प्रेशर के भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उनका ब्लड प्रेशर था 120/80, उनके जिस्म के लिए हाई था, ठीक है, तो उसने नाली को डैमेज किया। नाली तो डैमेज होती है ना, सही। उनके लिए हाई है। तो हमें नहीं पता कि आपके लिए, आपका अगर 90-60 है ना, तो वो अगर खुदा ना खास्ता 120/80 हो जाएगा, तो इट विल बी कैटेगराइज्ड, क्योंकि आपकी बॉडी की ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी। जितना कम रखेंगे, देखें जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप दवाई लें, तो देखें मैं कह रहा हूँ अगर अल्लाह ने नेचुरली आपको ब्लड प्रेशर कम दिया, तो आप पे एक बहुत बड़ा अल्लाह की एहसान है, और हज़ारों लाखों एहसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान है। और अगर देखें क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी वज़न, अल्लाह करे सब आप जितना ही रखें, ख़ासकर कमर पे लोटा या एप्पल ओबेसिटी ना हो, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। ठीक है, जेनेटिक्स करती है, आपके माँ बाप से ब्लड प्रेशर डायरेक्टली लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। फिर आपकी जेनेटिक्स से बहुत लिंक्ड है, अगर माँ बाप दोनों को ब्लड प्रेशर है तो आप में चॉइस है। तीसरा, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है। आप मेरा ख्याल है 18 साल की होंगी। अच्छा, मुझे 18 साल की लगती है, चले मैं 19 साल कर देता हूँ। लेकिन देखें जब आप 29 की होंगी ना, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब 60 साल की होंगी इंशाल्लाह, तो आपका ब्लड प्रेशर 140 से 90 हो चुका होगा, विच मीन्स ट्रीटमेंट। तो एज के साथ बढ़ता है। अब मैं एज तो अपनी नहीं आप कम कर सकते ना, आप अपने पेरेंट्स चूज़ कर सकते हैं, ये थे जो अल्लाह मियाँ ने किया, ठीक है। लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल तो अल्लाह मियाँ ने अकल दी है, वो तो कर सकते हैं। अतदाल से खाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख रख के खाते थे, खिलाते ज़्यादा थे, खाते को कम थे। ठीक है, एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, एक्सरसाइज से मेरी अपनी स्टडीज़ हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बहुत लो हो जाता है। अच्छा। और इसके बाद लो रहता है। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेज,
कार्डियो जो भी करना है कि स्विमिंग करें, कुछ भी करें, एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। एक्टिविटी के बाद ब्लड प्रेशर, लोगों का ये ख्याल होता है कि मेरा हाई हो जाता है एक्सरसाइज से, हाई नहीं लो होता है, और वो लो 3-4 घंटे रहता है। एक मेरी स्टडी जिसमें मुझे PhD दी गई, पोर्टो रिको में मैंने प्रेजेंट की थी वो स्टडी के रिजल्ट्स, कि जिसमें मैंने प्रूव किया था एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है जो आपके बाजू पे छोटी सी चिप कंप्यूटर की लगा देते हैं, वो मेरे फ़ोन पे आता रहती है, आपकी रीडिंग अभी भी आ रही है कईयों की, ठीक है। वो जिसको हम कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, सोते हुए जागते हुए, ठीक है। उसमें सबसे जो वल्नरेबल टाइम होता है लाइफ में, इंसान के लाइफ में, वो क्या होता है पूरे दिन में, क्या होता है आपको अंदाजा है? रात का बेड पे? नहीं, रात का तो बहुत अच्छा टाइम होता है। अच्छा, वल्नरेबल टाइम बिटवीन 6, जिसमें सारे फालिज होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, गुर्दे से लिए। शाम का टाइम नहीं, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, उस वक्त आपके जो प्लेटलेट्स चल रहे हैं ना, जो क्लॉटिंग में हिस्सा लेते हैं, वो इनहिबिटेड होते हैं। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा उनमें जमने की सलाहियत बढ़ चुकी होती है, एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। उस वक्त आपका कॉर्टिसोल, ब्लड के हार्मोन, बुरे हार्मोन हाईएस्ट होते हैं। एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन, कैटकोलामिन आसमानों को चढ़े होते हैं। हर नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। उसके That's how body behaves. जी, बॉडी बिहेव एंड दैट इज़ व्हेन इवेंट्स अकर। ये जो हमें फ़ोन भी उसी वक्त ही आते हैं, साल के वाले साहब का एक साइड ही नहीं मूव कर रही, छाती में दर्द हो गई, ये सब इवेंट्स उस वक्त होते हैं। अच्छा, इसमें मेरी रिसर्च सारी ये थी कि ये देखें कि अब क्या कर सकते हैं हम कि वो रिस्क, उस वक्त का रिस्क, वो विंडो को कम करें। तो मैंने वो स्टडी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की मॉनिटर के ज़रिए की। मैंने कहा कि नमाज, ज़िक्र, योगा, वो क्रिश्चियन चर्च चले जाया करें तो शायद ये अनलोडिंग हो जाए हार्मफुल हार्मोन्स की जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक हमारे बहुत अच्छे बुज़ुर्ग थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा जो आपके 113 लोग हैं ना, इनको मेरे पास भेजें। मैंने उनके पास भेजा। उन्होंने उनको नमाज और ज़िक्र का हकीकत बताई। देखिए नमाज क्या है, नमाज ये है कि आप अल्लाह अकबर करते हैं ना तो आप अल्लाह ताला से मुखातब हो रहे हैं। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर से, किसी चीफ मिनिस्टर से मुखातब हुए हैं तो आप अपना आप भूले होते हैं। मैं खुद इन पोस्टों पे रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनके सामने किसी पेशाब करना भी भूले होते हैं लोग। जब मीटिंग ख़त्म होती है सब उधर भाग रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सो मच इन्वॉल्व। तो वो तो अल्लाह है, वो तो उनका भी मालिक है, वो तो उस बादशाहों का बादशाह है। तो उसके सामने जब हम बात करते हैं तो हम फील नहीं कर रहे होते, हम अपनी दुकानों का हिसाब कर रहे होते हैं, बच्चों की फ़ीसें देने की बात कर रहे होते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग कराने की बात कर रहे हो, सोच रहे होते हैं कि अभी ये करना है, मैंने अभी ये करना है, आज ये करना है, कल ये ख़राबी हो गई थी। सारा कुछ उसी वक्त ही होता है, ठीक है। तो जब आप नमाज की सही हकीकत समझ जाएंगे कि जब अल्लाह अकबर कहा है तो अल्लाह से मुखातिब हैं और अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जवाब दे रहा है, अल्लाह आपके मसले हल कर रहा है, और जब आप सलाम फेरते हैं तो दुनिया में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपको अपना आप भुला देगी, यानी फ्रॉम ए ह्यूमन यू बिकम एन एनिमल, कि आपको फिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है, तो देन आपका ब्लड प्रेशर फ्लैट। ये पहली दफ़ा मैंने दिखाया नमाज एंड ज़िक्र से, आफ्टर ट्रेनिंग, नॉट ए नमाज जो जिसमें हर काम ही हमने उसी नमाज में सोचना है, ठीक है ना। अगर ये नमाज, लेकिन ये बच्चे नमाज ऐसे आसानी से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, फेथ से मिलती है कि हाँ वो रब है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो चाहे अभी दुनिया को उल्टा दे, वो चाहे अभी दुनिया को सीधा कर दे, वो चाहे अभी जल्जला ले आए, वो चाहे अभी अगला सांस ना आए मुझे और मैं यहीं पर ये अगर ये हम कह तो बात तो कर रहे हैं, बट इफ वी स्ट्रांगली बिलीव इन इट दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू अल्लाह। इफ यू गो एंड मीट प्राइम मिनिस्टर, आपकी पहले टिकट जब आप मिलते हैं तो आप इस तरह बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या नर्वसनेस, तो उधर क्यों नहीं होती ये चीज़, उधर मल्टीप्लाई होके होनी चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह से हम बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप सब दुनिया की चीज़ें भूल जाएंगे,
देखे ना, क्वालिटी आ जाएगी ना, क्वांटिटी की नहीं फ़ायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और ये नमाज का मैंने इफेक्ट ये दिखाया था कि आपका हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, आपका हार्ट रेट 25% कम हो जाता है। अच्छा, और आपका ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर और नीचे वाला 8 मिलीमीटर कम हो जाता है। और सबसे आपके कैटकोलामीन हार्मोन्स भी किए थे ना टेस्ट, वो भी आधे रह जाते हैं जो हार्मफुल है, और अच्छे हार्मोन्स आपके घरलिन वगैरह ये बहुत बढ़ जाते हैं। और ये इफेक्ट नमाज का 3.5 से 4 घंटे रहता है, जबरदस्त, एक नमाज का। अगर अच्छी नमाज, अगली नमाज शुरू हो गई तो वो पूरा दिन। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। अब जो क्रिश्चियंस हैं वो अपना करें, जो यहूदी हैं वो अपना करें, हज़रत मूसा की करें, जो भी उनका अपने मज़हब में, आपके हर मज़हब में ये चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे सिर्फ 2 मिनट लूँगी। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से ये बात को साइंटिफिकली एक्चुअली प्रूव किया है कि नमाज के आपकी बॉडी के ऊपर कैसे असरात होते हैं। हम स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं, जिससे हमारा ये जो सारे मसाइल आपने जिक्र किया, ये बेसिकली स्ट्रेस लेवल है। आपने एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हुए, बेशुमार इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिग्रियां रखते हुए, PhD की हुई, आप डॉक्टर्स के डॉक्टर कहती हूँ मैं आपको, डॉक्टर्स के उस्ताद नहीं कहती, इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी है आपके पास, पूरा बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी आप हैं, उसके बावजूद बैक टू स्पिरिचुअलिटी एंड इस्लाम, बेसिकली अगर हम इस्लाम की बात करें कि ये हमारी बॉडी पे कितना असर रखती है, फिर बात वही आ जाती है कि जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो ये सुन रहे होंगे, वो ये कहेंगे नमाज़ें तो हम भी पढ़ते हैं, हमारे पे तो असर नहीं होता। तो वो आपके वाली बात के कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस पे मैंने एक छोटी सी आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। कि नमाज़ पढ़ते हुए मेरी एक छोटी सी टिप है कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन लूज़ करना शुरू करती हूँ, कि बच्चों की टेंशन, फ़िक्र, ये वो जो आपकी टॉपिक सोच रही हूँ, तो नमाज की सारी सोचें आनी, तो व्हाट आई डू इज़ कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैं सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ या कुछ भी पढ़ रही हूँ, आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन माई हेड। एक आयत पढ़ी और उसकी ट्रांसलेशन एंड उस पर गौर करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती फोर्स किया अपने आप को। डज दिस हेल्प? मुझे तो बहुत दफ़ा फोकस वापस ले आती है। एब्सोल्युटली। देखें, आपको नमाज में एंगेज्ड रहना चाहिए। आप एंगेज्ड रहें। अच्छा, चाहे चलें नॉन मुस्लिम्स हैं, योगा में हो जाएं, ठीक है, किसी कोई अच्छी टीवी शो को देख के उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। आपको अपना भूला हो, अपनी प्यास भूली हो, अपना बाथरूम जाना भूला हो, हर चीज़ भूला हो, साइड ट्रैक निकाल देना, जो आप कर रहे हैं उस पे फोकस करें। यू हैव टू बिकम मोर एन एनिमल देन ह्यूमन, ताकि आपके थॉटलेस, कि सिर्फ आपने उस वक़्त सिर्फ ये सोचना है कि मैं सारे जहानों के मालिक से बात कर रहा हूँ और मुझे वो सुन रहा है। ठीक है, अब जो अगर हम सिर्फ टक्करें ही मारनी हैं तो उसका वो उसमें ये इफ़ेक्ट नहीं आया। मैंने आपको बताया है कि मैंने वो बुज़ुर्ग ने जब उनको ट्रेन किया तो इफ़ेक्ट आया, और आपकी पहले नहीं आया। वो प्रूव हुई। हाँ, वो प्रूव उसमें मुझे, मैं तो आपको बताता हूँ, पोर्टोरिको में प्रेजेंट की, अगर आप करेंगे नमाज एंड जिक्र की ये स्टडी, तो मैं एक बात बता रहा हूँ। देखें, लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है ना आपकी, वो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में मेरी स्टडी है कि 49 ईयर्स की एज में के बाद हर दूसरे पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर है। और मेरे इधर जितने, अच्छा, हाँ, और लेकिन उनमें से सिर्फ 5% को पता है, बाकियों को पता ही नहीं, चेक ही नहीं कराया कभी। उनको पता कब लगता है? जब कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। खराबी के बाद इलाज करने का फ़ायदा कोई नहीं। फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपना ब्लड प्रेशर, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आपकी 10 साल उम्र है, चेक ज़रूर कराएं। बच्चों में भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। अच्छा, बच्चों में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि नॉर्मल रेंज जो है, अगर घर पे मशीन पड़ी हुई है, तो अब आपकी एडवाइस के बाद लोग कैजुअली रेगुलर चेक करना शुरू कर देंगे, पर बच्चों की रेंज हम कैसे पता करें? देखिए, बच्चों पे की एज पे डिपेंड करता है। अब एक न्यू बॉर्न है 4 दिन का, उसका तो काफ़ी बहुत डिफरेंट होगा ना, छोटा सा कफ होगा। तो हमारा तो कफ अबाउट 4 इंचेस से शुरू होके तकरीबन 1 फुट तक जाता है। बहुत मोटे बंदों का कफ बड़ा लगाना पड़ता है, वरना सही रीडिंग नहीं आएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि देखें, एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर के पास किसी वजह से भी जाए, गला ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, बुखार हो गया, डॉक्टर को इंसिस्ट करेंगे मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि
तकरीबन 90% विजिट्स जो होती हैं डॉक्टर को किसी भी वजह से हों, उसमें ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया जाता। यरकान हो गया, चलो जी ठीक है, भाई ब्लड प्रेशर तो चेक करो। ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है और मरीज़ों का राइट है ये, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड में मैं काम करता था जी, तो वहाँ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल यानी 100 में से कितने लोगों का कंट्रोल हो रहा है, वो 9% का था, यानी कि तकरीबन 90% का कंट्रोल नहीं था। तो फिर NHS ने, नेशनल हेल्थ सर्विस जिनके लिए मैं काम कर रहा था, उन्होंने, उसमें मैं इन्वॉल्व भी था, उन्होंने कहा कि क्या तरीका करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल्ड ही नहीं है, उसकी वजह से फालिज ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, गुर्दे फेलियर हो रहे हैं, और भी इतनी ब्रेन हैमरेज सब कुछ हो रहा है। तो हमें इतने हॉस्पिटलों में पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो फिर उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हम GPs जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो NHS का हिस्सा होते हैं वहाँ, ये जो फैमिली मेडिसिन, इनको हम इंसेंटिव देंगे कि 1.5 पाउंड देंगे हर ब्लड प्रेशर को चेक करने का। अच्छा, हाँ। उन्होंने ये किया। तो कैन यू बिलीव इट, जो उनका तकरीबन सिर्फ 11% कंट्रोल रेट था, वो 3 साल में कहाँ चला गया, वो 21% पे चला गया। यानी कि उन्होंने अल्टीमेटली कितने पैसे बचाए हॉस्पिटलाइजेशंस के और प्रोसीजर्स के, स्टेंट डालने के और फालिज के। तो ये देखें, ये जो ब्लड प्रेशर है ना, पाकिस्तान में मेरी एक स्टडी है, बहुत मशहूर वो थी इसलिए इस लिहाज से कि दैट इज़ द ओनली स्टडी एवर टू बी प्रेजेंटेड इन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी मीटिंग इन मैड्रिड। उसका नाम है नेटिव स्टडी। तो उसमें मैंने चेक किया था कि तकरीबन 3000 लोगों का मुख्तलिफ शहर लाहौर के पाकिस्तान के हिस्सों में गया था जी। और मैंने चेक किया था कि ब्लड प्रेशर कितनी अवेयरनेस है। तो ब्लड प्रेशर की अवेयरनेस 5 से 7% से ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। फिर ये चेक किया था जिनमें अवेयरनेस है, जिनको पता चल गया है उनका क्या हालात है। तो उनमें से कंट्रोल्ड कितने थे, 5%। यानी कि उनको पता था क्या था, या तो वो उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी क्योंकि उनको अलामत कोई नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, हमें काम का डॉक्टर कह देते हैं। फिर उन्होंने कोई दवाई ली तो छोटा मोटा कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, हर चीज़ का साइड इफेक्ट, उन्होंने कहा छोड़ दो। उन्होंने वापस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास नहीं गए। फिर उन्होंने दवाई ली, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने उसके बाद समझा कि अब ये क्योर होगी, ये चीज़ तो ख़त्म, मिस परसेप्शन था ना। तो फिर उसमें मैंने ये देखा कि जो कोई ले रहा था दवाई वो भी नाकाफ़ी ले रहा था। मतलब 5% सिर्फ कुछ सही थे, 95% जिनको पता था वो दवाई सही नहीं ले रहे थे, या ले ही नहीं। यहाँ 2 गोलियाँ कही गई, वहाँ एक, फिर भूल गए, उठे नहीं ली, ये वो, इस तरीके की कंप्लायंस बड़ी ख़राब थी। कहा जाता है दवाई, उसमें स्टडी में मैंने एक चीज़ की थी कि जो भी वो दवाई ले रहे थे ना, मैंने उनको कहा कि वो दवाई लें और उसको बैकग्राउंड थेरेपी करा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की तो इस वक्त कम से कम 200 दवाई है, कौन सी किसके लिए सूटेबल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने उनको एक छोटा सा डायूरेटिक दिया, 10 पैसे की आती है, और उनका रिस्पॉन्स रेट जो कि इतना लो था, 88% कंट्रोल्ड होने शुरू हो गए। अच्छा। यानी कि दे कैन बी कंट्रोल्ड विद, ये पैसे का मामला नहीं है। ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत सस्ता है, ये इस तरह नहीं है कि बहुत महंगा इलाज है। तो लेकिन अगर इसमें जितने भी आप थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे, आप बहुत पैसे बचा रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाद में फालिज को बचा रहे हैं। नहीं लगता कि फिर नेशनल लेवल पे एक इमरजेंसी ब्लड प्रेशर के हवाले से गवर्नमेंट को स्टेप लेकर, वही बात आ जाती है ना कि अवेयरनेस गवर्नमेंट को और थोड़े काम है, ईरान और उसकी सुलह करानी है, ये करानी है, चले उनको अल्लाह करे। देखें हमारा नेशनल, तो वो रियलाइज कर रहे हैं ना कि अपने हॉस्पिटल रिसोर्सेज बचाने हैं, तो हमें भी तो बचाने हैं। देखें, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सपोज कभी ऐसा हो जाए मौजूदा, तो मेरा सबसे पहले मैं पूरे नेशन वाइड स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करूँ, नॉट जस्ट ब्लड प्रेशर, शुगर, CA ब्रेस्ट का सारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते, अगर होते हैं वो फाल नहीं होते। एक
आपको गवर्नेंस चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंप्स लगते तो हैं, आंखों का कैंप, ब्लड प्रेशर का कैंप, शुगर का कैंप, एक देखें इस तरह नहीं लगते जिस तरह लगने चाहिए। मसलन मैंने ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग करनी है, आई हैव टू गो होम, सारे घरों को जाना पड़ेगा, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, पठानों में, बलूचियों में। तो इसलिए स्क्रीनिंग होती है कि मुझे नेशनल लेवल पे 24 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और उस वक्त मैं ब्लड प्रेशर की तशखीस करूँगा जब अलामत ही कोई नहीं, और फिर उस स्क्रीनिंग से उनका माइंड चेंज करूँगा। फिर क्यों आपने कभी सोचा है कि हर दूसरे पाकिस्तानी को 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर है, उनमें से ट्रीट 5% हो रहे हैं, उनमें से फालिज 24 साल के बच्चों को हो रहा है, हार्ट अटैक 18 साल के लड़के को हो रहा है। क्या वजह है? यही वजह है, डायलिसिस की मशीनें इस वक्त, मेरा अंदाज़ा है इस वक्त कि 7 लाख मशीनें चाहिए पाकिस्तान को जो 24 घंटे चले। 24 तो हैं कितनी इस वक्त? 90,000 मशीनें हैं, तो बाकी तो बेचारे डायलिसिस के बगैर ही मर रहे हैं ना। तो इसलिए प्रिवेंशन पे पैसा खर्चे, प्रिवेंशन पे पैसा लगाएं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे लगाएं, अवेयरनेस पे लगाएं, फिर आपको यही हॉस्पिटल के बेड कम नहीं रहेंगे बल्कि खाली रह जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि 49 ईयर्स से अबव हर दूसरे पाकिस्तानी को ब्लड प्रेशर है, या तो उनको पता नहीं है, और अगर पता है तो वो ट्रीट नहीं करा रहे, और बहुत कम परसेंटेज, और अगर ट्रीट करा रहे हैं तो पूरी ना काफी। देखें, मैं आपके ज़रिए एक चीज़ बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। ये छुटनी नहीं है। आपको मेडिसिन पे रहना पड़ता है? जी नहीं, मेडिसिन पे रहना नहीं पड़ता, मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। आप इमेजिन कर लें कि अगर आज किसी को मैंने एक गोली पे कंट्रोल किया है, कल 2 या 3 साल बाद उसको 2 चाहिए होंगी, फिर 3, फिर एक और दवाई साथ चाहिए होगी। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है ये कि आपको सारी उम्र तो लेनी है दवाई, लेकिन बढ़ाते रहना, चेक कराते रहना, के मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ती है। अपनी एज के मुताबिक, क्योंकि कंप्लायंस इज़ एवरीथिंग। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर साहब, मैं एक माइंडसेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे अपने घर में भी बुजुर्ग हैं, मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर है, मेरे अब्बा को है, और वो मेडिसिन खाते हैं। अब मेरी अम्मी की जो साइकी है, जो मोस्टली हमारी ख़वातीन और उनकी होती है, कि BP 2-4 दिन नॉर्मल आया, वही नॉर्मल जो हमने कहा कि थोड़ा सा नॉर्मल आया, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ देती हूँ, क्या इतनी दवाइयाँ खानी, मेरा तो BP नॉर्मल आ रहा है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। क्या आप अपनी BP की दवाई खुद एडजस्ट कर सकते हैं, या जो डॉक्टर ने लिख के दी है, BP ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपने वो लेनी है? बिल्कुल भी नहीं, खुद करें। देखें, जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब की गई है वो ज़रूर लें। एक चीज़ का मैं एम्फसाइज आपको कर दूं जी, अगर मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई ईजाद की है और मैंने लॉन्च करनी है मार्केट में, ठीक है, तो मैं कब करूँगा? मैं मई में करूँगा, ये इस महीनों में, गर्मियों में करूँगा। गर्मियों में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हुआ होता है बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेटेशन, नालियाँ खुल रही और पसीना, सोडियम लॉस, इस वजह से। हमारे सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दी में ब्लड प्रेशर यूँ गया होता है, इसीलिए सुकड़ जाती है नालियाँ। और दूसरा ये है कि पसीने का नहीं होता तो लूज़ नहीं होता सोडियम, तो उससे क्या होता है? उससे ये है कि फालिज हमारे सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक सर्दियों में ज़्यादा होती है, हमारे बुज़ुर्गों के डेथ रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपने ब्लड प्रेशर, अगर आप सर्दियों में 2 दवाइयाँ ले रहे हैं, 3, हो सकता है आप अपने मुआलिज से मिलके वो कम कर दें, 1 कर दें। ये नहीं हो सकता कि दवाई छूट जाए। बिल्कुल नहीं छोड़नी, आपने जो भी करना है अपने डॉक्टर, अपने GP के साथ कंसल्टेशन के बाद, दवाई के साथ खुदा के लिए जो मैंने बताया है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं छोड़े, हेल्दी लाइफस्टाइल। अपना वजन कम करें, अगर किसी ने हैरान किया ना, अपना वजन कम मैं आ रही हूँ आपकी इस बात नहीं, दूसरा एक्सरसाइज करें, तीसरा नमाज पढ़ें या जिक्र करें, मेडिटेशन करें, और ये चीज़ें, और सोडियम को कम करें। देखें, जो नमक है ना, नमक चाहे वो पिंक सॉल्ट है, फलाना सॉल्ट है, या चीनी, ब्लैक सॉल्ट, ये दे आर वाइट पॉइजन। इनका मेडिसिनल फ़ायदा एक नहीं है, हार्म्स। अभी बैठ के ना मुझे 8 घंटे आपके साथ चाहिए होंगे, कैंसर से लेके ब्लाइंडनेस से लेके क्या कुछ ये नहीं करते, कैंसर भी, नमक और चीनी, दे आर वाइट पॉइजन्स, दे आर चस्का, दैट्स इट। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में भी तो कमाल है ना। देखें, जब मैं मिनिस्टर था ना, तो मैंने स्टैंड लिया था कि आप क्यों गरीबों को रमज़ान में सब्सिडी देते हैं, उनको लाल पीला शरबत
सस्ता करके देते हैं, उनको मारना चाहते हैं। सब्सिडी देनी है तो सब्जियों पे दें। आपको पता है कि 5-6 अरब मुख्तलिफ प्रोविंसेस सब्सिडी देती हैं किस पे? चीनी पे, रमज़ान में। भी क्यों उनको मारना है? आप कह रहे हैं चीनी जहर है? जहर है, वाइट पॉइजन है, इस पे टैक्स होना चाहिए। बाहर टैक्स है, जैसे सिगरेट पे टैक्स है, इस पे भी टैक्स है, शुगर टैक्स है, महंगी होनी चाहिए, महंगी। इसको इतना महंगा कर देंगे खाएं ना, इसको जब नहीं खाएंगे ना तो आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। करोड़ों डिमांड्स आती हैं कि हमें चीनी सस्ती चाहिए, रमजान में भी हम 2 टाइम का शरबत नहीं पी सकते। परसेप्शन है ना, परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी। उनको यही पैसा अब उनकी अवेयरनेस पे लगाएं, उनको मस्जिदों में जाके बताएं और खुदा के लिए ये देखें, हमारे जैसे नकारा डॉक्टरों को ले जाएं, हम बताएं उनको कि इससे कैंसर भी होगा, इससे मोटापा भी होगा, इस पे जिगर भी बढ़ जाएगा। जिगर फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये बन रही है। आगे पहले ट्रांसप्लांट हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ के जब मैं मिनिस्टर था 10% सिर्फ करते थे। इस वक्त 30% ट्रांसप्लांट, लिवर के ट्रांसप्लांट इन चीनी की वजह से कराने पड़ रहे हैं। तो ऑल्टरनेट क्या है फिर? लोगों को भी तो सोचे ना, आपके पास कोई मरीज आया, लेट्स से वो कह रहे डॉक्टर साहब हम तुसी चाह रहे हो फिक्की चाह पिए, तो फिक्की पीना आदत पालन। अच्छा, मैं मिठास खत्म कर दे जिंदगी से, मीठा खाए बगैर मैं चाय पीता नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन मैं फिक्की पीता हूँ। जब चीनी आप उसमें डाल देते हैं, उसकी जो अल्लाह मियाँ ने उसमें मेडिसिनल रखी हुई है ना, एक बहुत बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, वो ख़त्म कर देते हैं। जब नमक डालते हैं किसी चीज़ में और ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आधे से ज्यादा लोगों ने ना सर पिट लेना है। उसकी वजह पता है क्या है? सुने हमारे यहाँ पर सबसे कॉमन टिप पता है क्या है? आप अग्री करेंगे उस बात से। बीपी लो हुआ है, नमक डाल के पी लो। बीपी हाई हुआ है, सोडे के अंदर नमक डाल के पी लो। मतलब हमने हाई में भी नमक ही डाल के घुसाना है, हर चीज के अंदर नमक है हमारे। बताता हूँ जी, देखें मैं साल से नमक तो बहुत कम ले, ये तो नहीं मैं कहता नहीं ले रहा, नमक तो हर चीज़ में, अंडे में है, अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा नमक है, सफ़ेदी में नहीं है। हाँ नेचुरल चीज़ें, हर चीज़ में सोडियम है, इस पानी में भी है सोडियम। देखें मुझे अगर आज कोई कॉफ़ी दे देना चीनी वाली, मैं पी नहीं सकूँगा, बिकॉज मेरा टेस्ट, अल्लाह मियाँ ने आपको एबिलिटी दी है कि आप डेवलप कर सकते हैं। आप चूज़ तो करें, चूज़ करें। अच्छा, क्या ये आपने चूज़ किया था? क्योंकि आज से कोई 8-10 साल पहले कि डॉक्टर जावेद को जब मैं याद करती हूँ तो ही वाज वेरी हेल्दी एंड ही हैड अबाउट 40 के अराउंड आपकी वेस्ट थी और भरा भरा चेहरा और गुपलू से डॉक्टर साहब और हेल्दी लगते थे। फिर एकदम से आपने ट्रांसफॉर्मेशन की और ये हमारे पास जावेद अकरम साहब 2.0 आए, पूरा वो वाला फिटनेस और बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट। क्या इस वजह से आपने लाइफ मॉडिफिकेशन की? मुझे सबसे बड़ा एतराज़ क्या है कि आप जैसी पढ़ी लिखी एंकर माशाल्लाह तजुर्बा, वो कह रही है कि उधर हेल्दी थे तो इसका मतलब मैं अब अनहेल्दी हूँ। भाई खुदा का खौफ करें, वो उस वक्त अनहेल्दी था। यहाँ पाकिस्तान में मुआशरे में किसी को कहा ना वज़न कम करें, कहते मैं तो इलेक्शन लड़ना है, तो मैं क्या इलेक्शन कहना जी, पतले बंदे को किसने वोट देना है? यही तो कह रही हूँ, हमारी सोसाइटी की परसेप्शन है ना कि एफ्लुएंस के साथ समझा जाता है ओबेसिटी को। अच्छा, ओबेसिटी इज़ जहालत एंड आई रियलाइज्ड इट देन। जब मैंने रिसर्चेस की, मैंने देखा कि सबसे बड़ा कातिल, ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा डेंजरस मोटापा है। और मोटापा क्या है? आपके वज़न नहीं का गिना जाता, ये नहीं गिना जाता आपका वज़न कितना है। बिलीव मी, जो आपने बात की ना, इसकी वजह से मैं शादियों में जाता हूँ ना, या कहीं और किसी की मर्ग पे, जनाज़ों पे, तो मुझे गले में लटकाना पड़ता है मैं बीमार नहीं हूँ क्योंकि हर बंदा शुगर हो गई जी, खैर है सर। मुझे आपने तो खैर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ना, मुझे ये सुनना पड़ता है कहाँ से 2 बच्चों की माँ लगती हो, इतना वजन कम कर लिया, हल्के पड़ रहे हैं, कमजोर किसी ने वोट नहीं देना आपको जब आपने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है। मैंने तो एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मेरी अम्मी का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, हड़बे निकली हुई है, कुछ खाया पिया करो। तो उनको लगता है ये मेरी पतली कलाई या ये परसेप्शन है ना, अनफॉर्चुनेट है ना। देखिए, आप जितना पतले होंगे आप उतना हेल्दी होंगे। आपका ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाना है, मैं आपको एक बात बताऊँ जी। जब अल्लाह मियाँ ने हमें प्रोग्राम किया, जब डेवलप किया, अल्लाह मियाँ ने बनाया ना इंसान को, हमारे आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह मियाँ ने किस तरह, मतलब एक मशीन को डिज़ाइन करना है ना, तो उसकी देखेंगे कि भाई मैंने क्या एंड रिज़ल्ट चाहता हूँ, किस किस्म का होना चाहिए, क्या करेगा। तो जाहिर है उसको पेट्रोल मिलना है गाड़ी को, हमें
एनर्जी मिलनी है, फूड मिलना है, सब कुछ। तो अल्लाह मियाँ ने क्या डिज़ाइन किया था, मैं आपको अपनी तहकीक से प्रूफ कर दूंगा कि अल्लाह मियाँ ने हमें डिज़ाइन किया था वो 1 मील अ डे। 1 मील अ डे? जी 1 मील अ डे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त के बंदे हंटिंग करते थे, पूरा दिन हंटिंग करते थे और फिर उसी हंटिंग को खा लेते थे। अब तो हम हंटिंग नहीं करते हंटिंग में नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हम प्रोग्राम हुए ना हम उसलिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी एट इट्स टॉप एंड फूड इनटेक, एनर्जी इनटेक लेस, थिन, पतले उस वक़्त के कोई बंदे को देख लें। फिर क्या हुआ, फिर हमारे रवायत पड़ गई कि नहीं रात को भी खाना चाहिए, बल्कि रात को ज़्यादा ही खाना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया अच्छा नहीं दोपहर को भी खाना चाहिए, फिर आ गया स्नैकिंग भी करनी चाहिए, फिर आ गया कि मैंने इस आपके स्टूडियो से मेन रोड तक जाना है तो मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो मोटर बाइक चाहिए, मैं पैदल नहीं चल सकता, और फुटपाथ भी कोई नहीं, अगर चलूँगा तो कोई पैदल चलने के लिए तो फ्रेंडली रोड्स ही है ना हमारी। तो फिर फिजिकल एक्टिविटी आपके ये ऊपर आए ना जब, तो लिफ्ट रख रहे हैं, मैंने कहा जी मैं सीढ़ियों से आप मुझे जाने दें, ये आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का या फिज़िकल एक्टिविटी, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में लें, आप अपने घर की मॉपिंग किसी दिन खुद कर लें, किसी दिन गार्डनिंग कर लें, हफ्ते में एक दिन। घर के काम भी फिजिकल एक्सर्शन और एक्सरसाइज में शामिल होते हैं? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये काम है, ये एक्सरसाइज नहीं है। जब वो आ गया ना आपका अपना वैक्यूम क्लीनर्स, हाँ जी, तो आपकी औरतों की एक्टिविटी, हम एक चैरिटी क्लिनिक चलाते हैं, आपका क्लिनिक, आप कभी वहाँ आके देखें, 200 पेशेंट रोज़ आते हैं और उनमें से 90% औरतें आती हैं, और 90% औरतों में 90% ओवरवेट एंड ओबीस है, इतनी मोटी औरतें हैं। गरीबों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ओबेसिटी का वो इलाज नहीं कर पाते। तीसरा, अब इस मुल्क में मिसपरसेप्शंस बहुत हैं और अनफॉर्चुनेटली परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब मैं एक बताऊं, अब किसी डॉक्टर की एक लंच डिनर पे चले जाएं, तो शादी पे चले जाएं या किसी लेक्चर जब हम देते हैं ना, तो उधर कम से कम वो 200 400 डॉक्टर इकट्ठे करते हैं ना, किसी 5 स्टार में, जी। फार्मा वाले हम स्पीकर होते हैं, तो जब वो स्पीचें वगैरह ख़त्म होती हैं तो खाने की तरफ जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ भाग रहे होते हैं, हर कोई डाइट वाली ड्रिंक मांग रहा होता है, ठीक है ना, ये लाल पीली डाइट होनी चाहिए, शुगर फ्री, हाँ शुगर फ्री। हाँ। अब मैं आपको तहकीक से अपनी भी बता सकता हूँ कि शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर मोर हार्मफुल देन शुगर। शुगर को मैंने कहा ना वाइट पॉइजन, दे आर बिगर पॉइजन। तो ये स्कैम है, ये जो शुगर फ्री डाइट नहीं है, ये बहुत सोडाज हैं। देखिए बात सुने, आप जब मोटे हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, खुदा ना खास्ता आपको कहना चाहिए सबको। आपको क्या मिलता है, आपको महंगे टीके लगाने पड़ते हैं, ठीक है, आपने भी नाम सुने होंगे कि जी महंगे चल रहे हैं आजकल, ट्रेंड चल रहा है। अल्लाह मियाँ ने आपकी बॉडी इंटेस्टाइन के के सेल्स और एल सेल्स में वो बनता है, अच्छा, वो चीज़ नेचुरली, हाँ, लेकिन आप उसको डिसरप्ट कर देते हैं बाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो आपकी एंडोजिनस बनना बंद हो जाती है, आप मज़ीद मोटे होते हैं, मज़ीद आपके गट माइक्रोबियोम का सत्यानाश हो जाता है। दूसरा मैं आपको वजह बताऊं, मोटा बंदे की ब्लड प्रेशर 10 गुना ज़्यादा और 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है उसका कंट्रोल, और 10 गुना ज़्यादा खतरनाक मैं वही कह रहा हूँ कि कंट्रोल। देखें, जब बच्चा पैदा होता है, एक माँ, आप भी माँ हैं माशाल्लाह, क्या तोहफ़ा आप बच्चे को ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं, आपका अपना दूध है। अगर आप वो दूध नहीं दे रहे तो आप उसको बहुत ज़रा ड्राइव करें, आप उसको फार्मूला मिल्क पे लगाते हैं, फार्मूला मिल्क आपके बच्चे के आने वाली नस्लें तबाह करता है, नॉट ओनली कि वो बच्चे को मोटापे के बायस बनेगा, बच्चे की बीमारियों का बायस बनेगा, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, वो 20 साल बाद उसमें चांस होगा उस बंदे का जिसने माँ का दूध पिया है, उसी 20 साल के बच्चे की निस्बत
8 गुना ज़्यादा चांस होगा उसको शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगी, कैंसर होगा। और तभी ये प्रोग्रामिंग कि ये परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे ज़माने में ब्रेस्ट फीड और मदर फीड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब हम कन्वीनियंस ढूंढते हैं। कन्वीनियंस नहीं है बच्चे, मदर्स जो हैं वो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी ए ग्रॉस इनकन्वीनियंस फॉर दैट किड when he grows up as a teenager। आपने HSN मेरे कॉलेज का नाम सुना है, मैं वही पढ़ता रहा हूँ। उसको मैंने कंपेयर किया मजंगडा हाई स्कूल में, ठीक है, कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, ठीक है, एक जगह पे इतनी बड़ी ग्राउंड है, घोड़े हैं, ये है वो है, और उधर नहीं है, और सोशल क्लास फर्क, ठीक है। दोनों में 50% बच्चे आइदर ओवरवेट थे और ओबीस, दोनों में, चाहे वो हाई क्लास का स्कूल है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास, चाहे उसके बाद ग्राउंडें हैं, महंगा स्कूल है। इट्स बेसिकली फिर घर पे क्या हो रहा है, हाँ, नहीं घर पे भी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, डाइट देखें, कमाल कर दी है अमेरिकनों ने जी। चलें, जो कमाल उन्होंने की वहाँ, वो तो वो तो उसका नहीं, उसका उन्होंने जवाब अच्छा दे दिया। हाँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा जवाब दिया, अल्लाह करे इससे भी बड़ा जवाब मिले। आमीन आमीन। तो देखें करते वो क्या हैं, ये तो छोटी चीज़ है, वो क्या करते हैं, अपनी बर्गर पिज़्ज़ाज़ मार्केटिंग उनकी करते हैं इस तरीके से, टॉय साथ दे देते हैं, और कोई चीज़, हर चीज़ सस्ती महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन उसको अपसाइज़ और अपसाइज़ और अपसाइज़, 5 रुपये 10 रुपये दो, अपसाइज़ करा लो। वो इधर सॉफ्ट ड्रिंक पहुंच जाता है, मैं हंस इस रही हूँ कि वो हमें बेचते हैं और हम खरीदते हैं, और इधर और बच्चे खरीदते हैं ना, उन्होंने बच्चों को टारगेट किया ना, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनकी तो वाह हो गई है, उनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ। लेकिन उसके बाद वही बच्चे बीमार होते हैं और वही जवान बीमार होते हैं, उनको स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेंट्स भी उनके लेते हैं, दवाई भी उनके लेते हैं, कैबेज में वाल्व भी उनके ही लगते हैं, तो वो तो विन विन सिचुएशन है। हमारे जैसे गरीब मुल्क को हम और गरीब कर रहे हैं इतनी बीमारियों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हो जाए या शुगर भी हो जाए, अगर उसको भी शामिल कर लें, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है इसको कम करने की। अच्छा, लेकिन वहीं पर हमें ना थोड़ी सी टिप्स भी चाहिए होती हैं इंस्टेंट के लिए। जैसे आपने कहा बीपी लो तो कोई बीमारी नहीं है, तो मैं ये जहलाना सवाल अब आपसे पूछूंगी भी नहीं, और आइंदा भी कभी इसको मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में कोई इंस्टेंट टिप है कि जिससे आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं? ख़वातीन मर्दों में जो एकदम से बीपी, हम कहते हैं सर दर्द हो रहा है, वो मेरा बीपी हाई होएगा, वेन फड़कना शुरू हो जाती है। सर दर्द अलामत नहीं है ब्लड प्रेशर, बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो और क्या चाहिए था, जिसको सर दर्द होता है वो एटलीस्ट ब्लड प्रेशर चेक कराता। आप ब्लड प्रेशर जब आपको बता दिया जाता है ना आपको ब्लड प्रेशर है, आपको सर दर्द होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, उससे पहले वाला कोई सिम्टम नहीं है? कोई सिम्टम नहीं, इट्स नहीं सिम्टम। और अगर आपने चेक कर लिया और बीपी आपके यूजुअल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा आया, तो कोई टिप है, कोई मेडिकल टिप है? लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, देयर एंड देन कुछ कर नमक सकते हैं, कम करें, कोई ज़रूरत नहीं है देयर एंड देन करने की। यू गिव चांस टू योर लाइफस्टाइल, अगर ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ को, इट्स एन अलार्म फ्रॉम अल्लाह। अगर आप 1.5-2 महीने कर लेते हैं और आपका कंट्रोल हो जाता है तो ख़त्म बात, आप सारी उम्र ये करें, आप अपनी चेंज कर दें लाइफ। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा फिर ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और ज़रूर दवाई लें और लाइफ लॉन्ग लें, और फिर दिखाते रहें, ये नहीं कि 6 साल बाद फिर जाके चले जाएं जबकि डैमेज। बिल्कुल सर, एक रैपिड फायर राउंड टाइप मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी ली हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से पहुँचा सकें। कुछ मिथ्स हैं मेरे पास, जो यूजुअल एक नोशन है हमारी सोसाइटी में, मैं चाहूँगी कि आप वो बताएं वो ठीक है या गलत है। सबसे पहली तो ये है जी कि अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल ये गलत है, गलत। आपका बीपी हाई या लो हाई हो सकता है, लो नहीं, हाई हो सकता है। फील होता ही नहीं है ना, फील कुछ नहीं होता ब्लड प्रेशर में जी, फील कुछ नहीं होता। दूसरी मिथ है मेरे पास कि सिर्फ बूढ़े लोग, ओनली ओल्ड पीपल गेट हाई ब्लड प्रेशर। दैट्स नॉट ट्रू। मैं टीनेजर्स, यंग बच्चे, मोटे बच्चे, दे कैन गेट, मगर देखें 2 ब्लड किस्म के ब्लड प्रेशर हैं। एक ब्लड प्रेशर है किसी वजह से होता है, किसी को गुर्दे की तकलीफ़ है, उसका गुर्दा ख़राब हो गया, उसको ब्लड प्रेशर है, ठीक है जी। कुछ ऐसे सिंड्रोम हैं
वो ब्लड प्रेशर जो है ना वो क्योरेबल होता है। फॉर एग्जांपल आप हार्मोन एड्रिनल से बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, कैटकोलामीन, तो आपके एड्रिनल का ऑपरेशन करके वो क्योर हो जाएगा। वो भी इलाज होना चाहिए, लेकिन वो क्योरेबल है, वो किसी रीज़न की वजह से। लेकिन 95% जो ब्लड प्रेशर है इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट इज़ कंट्रोलेबल। तो उसको ज़रूर कंट्रोल करें with your it's the biggest reward you'll give to your body। ज़बरदस्त। एक बहुत बड़ी मिथ है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो आपको आदी बना देती हैं, उसमें जो है ना वो एडिक्टिव होती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? वो अल्लाह करे होती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अगर एडिक्टिव होती तो फिर आज सारे दवाइयाँ ले रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये मिथ्स भी कम है। गलत है। अगली मिथ, स्ट्रेस अलोन कॉजेज ब्लड प्रेशर, कि सिर्फ स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपका बीपी बढ़ा देता है। वो ट्रांजिएंटली बढ़ाता है, नॉट परमानेंटली। तो इसलिए अगर आपका मैं एक ही बात लोगों को कहता हूँ, ये लाइफस्टाइल है, ये मेरे मरीज़ भी बहुत कहते हैं जी कि उनको स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं करनी आती। जब अल्लाह पे छोड़ देंगे ना हर चीज़, गाड़ी का एक्सीडेंट उनकी किस्मत में लिखा था, वो होना था, मियाँ से लड़ाई होनी थी, तलाक होनी ही थी, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं कुछ हो गया ना। जब मेरा यकीन ये हो गया कि ये अल्लाह के बगैर होना ही नहीं था, तो फिर मुझे पछतावा किस चीज़ का? फिर क्या, फिर वो कंपनसेट खुद ही कर लेगा। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कंट्रोल कर लें, आपकी हर चीज़ कंट्रोल रहेगी। अगर स्ट्रेस को हैंडल कर लें बाय फेथ, अपना फेथ अल्लाह में डेवलप कर लें, रिलीजन में कर लें। और दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस की वजह से भी ज़्यादा रह रहा है तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर ट्रीट होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला, यू गोइंग टू लव दिस वन, आई एम श्योर। कॉफ़ी इंस्टेंटली कॉजेज डेंजरस ब्लड प्रेशर। लोगों को लगता है कॉफ़ी पीने से, खास तौर पे ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपका बीपी हाई हो जाता है। आई टेक मोर देन 7-8 कप्स अ डे। 7-8 cups black coffee a day? जी, espresso, that double espresso. अच्छा। I am an addict to that and I am very lucky that I am addicted to something जो अल्लाह ने हलाल भी रखी हुई है। यहाँ तो लोग डरा देते हैं, मैदा खराब हो जाएगा, मुंह पे दाने निकल आएंगे, गर्मी सर को चढ़ जाएगी, गूगल करके डिप्रेशन हो जाएगा। देख लें सारा कि कॉफ़ी डायबिटीज़ प्रिवेंट करती है। ब्लैक कॉफ़ी, हाँ ठीक है। ब्लैक and without sugar, without milk, without cream, without sugar substitute, ठीक। and also it prevents diabetes, prevents hypertension, prevents heart disease, prevents cancer to some extent। तो इसमें अल्लाह मियाँ ने बहुत शिफा रखा है, लेकिन हम उस शिफा का करते क्या हैं, हम कॉफ़ी को घोट घोट के क्रीम में और मीठा भी डाल के फिर वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी स्टडीज़ हैं, फिनलैंड में हुई थी कि फिनलैंड में डायबिटीज़ प्रेवलेंस दुनिया में सबसे कम है। हाँ। उसकी वजह एक बड़ी ये है कि वो कॉफ़ी बहुत पीते हैं, वो 38 किलो पूरे साल में पीते हैं कॉफ़ी। ज़बरदस्त, ये तो आपने मुझे फ्री पास दे दिया है, वरना मुझे तो कहा जाता है जी 1 से 2 कप से ज़्यादा पिए। ब्लैक कॉफ़ी बीपी के लिए अच्छी है। लोग मुझे कहते हैं वो गर्मी है इसकी कॉफ़ी पी रहे हो, मैं मना अभी कह रहे थे, अभी मैं आ रहा हूँ था। हाँ। तो गर्मियों में मैंने कहा यार मैं कॉन्वोकेशन तो आप कह रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में जी, लेकिन उस पर सिर्फ उसी पे ना रिलाई करें, उसके बाद अगर आपको जरूर गोलियों की ज़रूरत है तो वो भी लेनी चाहिए। ठीक है जी, ये तो आपने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दिया। कॉफ़ी के और बहुत बेनिफिट्स हैं, अल्लाह मियाँ ने इस फ्रूट में बहुत शिफा रखा हुआ है। सर अभी ने रिसेंटली ट्रेंड देखा है कॉफ़ी को डिस्करेज करने के लिए कि हमारी माओं को, हमारे बुजुर्गों को ये बताया जा रहा है उसमें कॉकरोच डाला जाता है। वो फलां से जो कॉफ़ी आती है ना वो तो कॉकरोच के पाउडर से बनती है। आपने देखा होगा, ये बड़ा एक वायरल चीज़ चल रही थी। लेकिन बेस्ट कॉफ़ी आप बीन्स लें, खुद उसको क्रश करें, उसको ग्राइंड खुद करें। हाँ। ग्राइंडर होना चाहिए, सही महंगा काम है। फिर उसके साथ मशीन होनी चाहिए, एक्सप्रेसो मशीन, तो वो भी महंगा काम है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें अच्छा, अगर आप ये नहीं भी कर सकते ना, तो अभी आप जैसे मुझसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि आप खुद भी पानी में, गर्म पानी में सिर्फ चम्मच कॉफ़ी घोल के पी लें, आपको नई मशीन की भी ज़रूरत, कोई क्रीम ना डालें, कोई चीनी ना डालें, कोई मिल्क ना डालें, में कर लें, वेरी इजी। ठीक है सर, आगे अगली मिथ है जी मेरी, ये मुझे बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली है और मेरे जैसे बहुत से लोगों को, कि पतले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। गलत है, हो सकता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मोटापे से हमने हाई बीपी को वो कर लिया। डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली मोटों में ज़्यादा होता है, मोटापा इज़ अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, मगर
पतले लोगों में भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। सर गार्लिक और लेमन हमारी बड़ी फेवरेट चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि परमानेंटली बीपी को क्योर कर देती हैं। आपके बहुत से पेशेंट्स आके भी कहते होंगे, होता है? एडजुएंट हो सकती है, क्योंकि गार्लिक थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो आपकी नाली को हेल्प करती है। ठीक है, मगर इट इज़ नॉट ए थेरेपी फॉर ब्लड प्रेशर एट ऑल। इलाज नहीं है, लेकिन ये आप प्रिवेंशन के तौर पर रेगुलरली ले सकते हर्ज हैं। नहीं है ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखें। एक चीज़ आपने लेनी है, उसका देखें हार्म नहीं है तो बेनिफिट थोड़ा सा भी है तो चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज़ जिसके साथ मैं एक तीर से दो शिकार करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पॉडकास्ट का भी बड़ा वो उस तरफ जा रहा है। मेरा तो ख्याल था कि आप 200 शिकार कर चुके हैं जानवर। सर आपने कहा अभी कि सरदर्द जो है वो बीपी की अलामत नहीं है। सरदर्द का मतलब बीपी से मेरी मुराद हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। विश के अल्लाह मियां ऐसा करता तो आपको एक प्रोग्राम के हमें अलार्म मिल जाता। हाँ, ऐसा नहीं। ये है सारा कि इससे तो जो लोग खामोश कातिल शुरू पे कहा आपने। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लग रहा है बीपी हाई है, वो चेक करते हैं तो बीपी हाई होता है। वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो ट्रांजिएंटली स्ट्रेस्ड में होते हैं, उनको स्ट्रेस हेडेक्स हो रही होती हैं, या माइग्रेन, या उनको हेमी माइग्रेन या टेंशन हेडेक्स हो रही होती हैं। उस टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और सर में दर्द भी होता है। और फिर हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं खुद से। हम दवाइयाँ देखें, पैरासीटामोल इज आवर फेवरेट दवाई, ये एक सॉल्ट का नाम है, लेकिन मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ ये हर घर में, हर बैग में, हर मेडिकल बॉक्स में पड़ी हुई है। ये फ़ायदा पहुंचाती है वक्ती तौर पे या लॉन्गर रन में नुकसान देती है? देखें, लॉन्गर रन में डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ की 10 रोज़ रेगुलर ले रहे हैं तो इट विल डैमेज योर लिवर एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज योर अदर ऑर्गन। तो इसलिए देखें, ठीक है, आप महीने में एक आधी गोली ले लेते हैं तो कुछ भी नहीं करेगी। सर पैनाडोल हमारी ना फेवरेट नेशनल दवाई कह देना चाहिए उसको, हर दूसरे पाकिस्तानी की फेवरेट दवाई है। तो उनको कप देना चाहिए ना, वो फॉरेन कंपनी है कि मतलब मार्केटिंग किस तरीके से उन्होंने की है। हालांकि पैरासीटामोल तो 20 और कंपनियां भी बनाती हैं। तो देखें, ये तो हाउस होल्ड नेम बन गया। लेकिन हम कहते हैं हमारे घर में अगर पैनाडोल नहीं है तो हमारा घर जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। और 2 गोलियां खानी है, एक खानी भी नहीं है। क्या इसका फ़ायदा होता है बीपी में, सर दर्द में? बीपी में कुछ फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल, सिर्फ सिम्टम्स आपकी वक्ती तौर पे दर्द ख़त्म कर देगी। दैट्स इट, क्योर नहीं करते। नॉट एट ऑल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि पाकिस्तानियों को आप एक मैसेज ज़रूर दे के जाएँ कि ये, जैसे मैंने शुरू किया था, मैं उसी पे वापस आऊँगी कि एक कैजुअल डिजीज़ नहीं है, इसको कैजुअली ट्रीट करना बंद करते हैं। ये फैशन नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है। मैं आपके सुनने और देखने वालों को यही कहूँगा कि देखें, ये जो आपकी बॉडी है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम पे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसको नेमत ही रहने दें, इसको रहमत ही रखें, जहमत नहीं बनाएं। और लुक आफ्टर योर सेल्फ, योर बॉडी, योर ब्लड प्रेशर, शुगर, वज़न, ये चीज़ें प्लीज़ इसका ख्याल करें। और ये अल्लाह की अमानत में ख़यानत नहीं करें, क्योंकि जब 4 फुट नीचे जाएंगे ये बॉडी लेके, तो हम जवाब दे होंगे उस अल्लाह को कि जो उसने इतनी खूबसूरत बॉडी बनाई है, किस मतलब इस तरह के एक नाखून नहीं हम बना सकते। आज की 2026 में हम एक नाखून नहीं, खुद एक बाल नहीं बना सकते। उसने पूरी बॉडी बनाई है, क्या सिस्टम बनाया है, ये वही बना सकता था, कोई दुनिया का बंदा सोच भी नहीं सकता था। तो ये उसी को वापस जानी है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। तो अपना ब्लड प्रेशर होने ना दें, सबसे बड़ी। और अगर है प्रीमोडियल प्रिवेंशन करें, ख़ासकर अगर आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है। और भी ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो दिमाग दिया उसको इस्तेमाल करके वज़न कम रखें, वर्जिश करें, नमक जैसी लानत और चीनी जैसी लानत से दूर रहें। ये पैसे आप सब्ज़ियों पे लगाएं, अल्लाह के दिए हुए फ्रूट्स खाएं और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। बैक टू हेल्थ जो है वो हमें आना ज़रूरी है, वरना हम जो है वो अपनी बॉडी ही नहीं अपने पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं और फिर हमसे जुड़े तमाम लोग जो हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं। फिर वो ये होता है ना कि एकदम से फ़ोन आया जी कार्डियक अरेस्ट हो गया और फिर सर्वाइव नहीं कर सके। और ये कितने लोगों की स्टोरी होगी, ब्रेन हैमरेज हुआ, दिमाग की शरियान फट गई और फिर आप उसको वो कातिल साबित हुई और आप नहीं जाबर हो। 1100 लोग डेली सिर्फ पाकिस्तान में मर जाते हैं, सिर्फ इस वजह से। डेली हर घंटे में कोई
8 से 10 लोग, क्योंकि आप इससे एक छोटी सी बीमारी, जिसे आप कहते हैं छोटी सी, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सके या आप इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ये चीज़ हमारी हाथ में है कि हम किस तरह बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि अल्लाह ने ये दिमाग खोपड़ी में दिया है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तो कोई हुजूर के आगे नहीं है ना, लेकिन उनको भी ये पावर नहीं थी दी हिदायत की। मेरा काम और आपका काम एज ए जर्नलिस्ट मेरा एज ए डॉक्टर है कि हम कहते जाएं। असर होना ऊपर वाले ने हिदायत देनी है। वो हैमर करने के लिए तो सर ये पॉडकास्ट शुरू किया है कि लोगों की मिथ्स अच्छा ख़त्म किए करें, इसके बारे में बात करें। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे पता है कि बड़ा टाइम लगेगा इसको इस्टेब्लिश होने में। आजकल हमारा एक ट्रेंड है ना, आम लोगों को देखने का शौक है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हों, स्कैंडल हो रहे हों, कहानियाँ, नेगेटिविटी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं हैमर करती रहूँ, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो लोगों को फ़ायदा मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में हमने की ये स्टडी कि जो एवरेज स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, अक्सर लड़की हैं, लड़के भी, उनके माँ बाप, तो वो कहते हैं जी इसको नींद नहीं आती। मैं कहता जी कहते हैं जी ये 4 बजे तक। मैं क्या करते रहते हैं कि जी टेलीफोन। मैं उसकी माँ को कहता हूँ कि अब 9 बजे इनका टेलीफोन बंद करके ना किसी सेफ में रखती है। ये डूम स्क्रॉलिंग जो है ना, हमारी नस्लें ख़राब कर रही है कि बैठे बैठे आप रील्स देखते जा रहे हैं। दूसरा हमारी मेंटालिटी क्या हो चुकी है, सो अनहेल्दी मेंटालिटी कि वी ओनली वांट नेगेटिव न्यूज़। आपका चैनल, कोई भी चैनल नहीं चलता ब्रेकिंग न्यूज़ के बगैर, और अगर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती तो बना दी जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, कहीं पर भी कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ आप देख रहे हैं, जब तक रौला नहीं पड़ रहा हो ना उसमें, जब तक आपको कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आ रही है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये माइंडसेट है, लेकिन आई थिंक बदलेगा इंशाल्लाह। लेकिन वी आर पेइंग a very heavy price by reducing our lifespan. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Quality and quantity both. बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर गाइडिंग अस कि किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ बचाना है बल्कि बेहतर बनाना है। 2-4 टिप्स तो मुझे भी नहीं पता थी, जो आज के इस पॉडकास्ट के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की चेंजेस में लाने वाली हूँ। एक तो कॉफ़ी जितनी मर्जी बढ़ा सकती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, और नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम, जितना कम से कम और फिर ज़ीरो हो जाए उतना बेहतर है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।